जहां भारत आने वाले दिनों में G20 सम्मेलन का आयोजन करने वाला, वहीं उससे पहले आसियान समिट 5 सितंबर से शुरू हुआ और 8 सितंबर तक चला। वहीं पीएम मोदी 6 और 7 सितंबर को इस समिट का हिस्सा बने। वहीं आपको बता दें कि इस समिट में अमेरिका सहित भारत का बहुत ज्यादा महत्व था, जहां पीएम मोदी का खूब जम करके स्वागत हुआ। दूसरी तरफ आसियान समिट में सब मोदी जी के भाषण के कायल हो गए। तो जानते पूरा मामला इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, जहां इस साल आसियान की 43वीं समिट हुई, जहां उन्होंने सभी आसियान देशों से अपनी मित्रता की बात कही। और पीएम मोदी ने यहां समिट को संबोधित किया और कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति अहम है। आगे पीएम ने कहा कि भारत और आसियान के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। साथ ही आगे उन्होंने G20 सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि वन अर्थ वन फैमिली हमारा मंत्र है, हमें हर क्षेत्र में मिलकर के काम करने की जरूरत है। वहीं आगे पीएम ने कहा कि आसियान और भारत की साझेदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो का अभिनंदन करता हूँ। आसियान समिट की अध्यक्षता के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। इसी तरह पीएम मोदी ने आगे और भी बातें कही। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहाँ सभी की आवाज सुनी जाती है, और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर आसियान की, तो इसकी नींव पड़ी थी दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद। आसियान देशों को जापान और पश्चिमी देशों से तो आजादी मिल गई थी, लेकिन फिर भी ये विचारधारा और सीमा विवाद को लेकर आपस में लड़ते रहे। साथ ही आपको बता दें कि यह दौर अमेरिका और सोवियत संघ के शीत युद्ध का था। आसियान संगठन की शुरुआत सिलसिलेवार कुछ इस तरह है। जब 1965 में इंडोनेशिया में तख्तापलट हुआ, जिस कारण से चीन के समर्थन वाली सुक्रोन सरकार गिर गई। फिर 1966 में मलेशिया और इंडोनेशिया का जो युद्ध चल रहा था वह खत्म हो गया। इसके बाद फिर आता साल 1967, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के 5 देश अपनी सारी दुश्मनी भूल करके बैंकॉक में मिले, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड शामिल थे। इन देशों ने उस मीटिंग में तय किया कि कम्युनिज्म को रोकेंगे और इलाके में शांति बनाने के लिए एक साथ काम करेंगे। यही वह समय था जब आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन की नींव पड़ी। और जब 1990 के दशक में शीत युद्ध खत्म हुआ, इस संगठन में 5 नए देश और जुड़ गए, जिनमें कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनोई, लाओस और म्यांमार शामिल थे। अब यह देश आपस में आर्थिक साझेदारी बनाने के लिए काम करते हैं और अब आसियान में कुल 10 देश हैं। इस साल के आसियान समिट में प्रधानमंत्री मोदी सहित अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस पहुंची। जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि आसियान में साउथ एशिया के 10 देश हैं और उनमें न तो भारत इसका हिस्सा है और न ही अमेरिका। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्यों ये दोनों देश इस समिट में इतने अहम भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे कारण है चीन। जी हाँ, चीन। देखिए, आसियान मामलों के जानकार निरंजन ओक के मुताबिक भारत का 55% ट्रेड साउथ चाइना सी के रास्ते से गुजरता है। ऐसे में भारत को आसियान देशों से अच्छे संबंध बनाकर रखना जरूरी है। इसके अलावा समुद्र सुरक्षा के चलते भी भारत के लिए आसियान देशों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं चीन की। बात है 1988 की, जब एशिया में आई आर्थिक तंगी ने आसियान देशों की चीन पर निर्भरता को बढ़ा दिया था। चीन ने इसी बात का फायदा उठाया और साउथ चाइना सी में अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। इससे आसियान देशों के पास एक ही विकल्प बचा और वो अमेरिका से रिश्ते मजबूत करने लगा। अब भारत आसियान देशों के सामने खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आसियान देश भी भारत की अहमियत को समझने लगे। वो चाहते हैं कि संगठन में भारत की भूमिका को बढ़ाया जाए। चीन से मुकाबला करने के मकसद से इस
इलाके में भारत की भूमिका को अमेरिका भी मानने लगा है। वो पहले इस इलाके को एशियन पैसिफिक कहकर बुलाता था, अब वो इस समुद्री इलाके को इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र कहता है। वहीं आपको बता दें कि हर साल इस इलाके से $3 अरब से भी ज्यादा का व्यापार होता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत आसियान देशों को मजबूत करने के लिए अपना पूरा सहयोग कर रहा है। जैसे अभी इसी साल मार्च में भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी ने बताया कि वो इंडोनेशिया को सुपरसोनिक मिसाइल देने के लिए तैयार है। इसी के ऊपर 16,000 करोड़ रुपए की डील के लिए शुरुआती दौर की बातचीत हो चुकी है। वहीं भारत ने फिलीपींस के साथ भी 31,000 करोड़ रुपए की डील की है। इसके तहत भारत इस साल के अंत तक फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर करेगा। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि चीन सभी पड़ोसी को परेशान क्यों करता है, तो आपको एक छोटी सी बात से इसका जवाब दे देते हैं। देखिए, जो चीन है वह इस वक्त विस्तार नीति का पालन कर रहा है और वो उन्हीं देशों को परेशान करता है जो उसे आर्थिक रूप से टक्कर देते हैं, चाहे वो भारत हो या आसियान देश। वहीं से पहले जकार्ता में आसियान की चीन, जापान और साउथ कोरिया की बैठक के दौरान चीनी पीएम ली क्यांग ने कहा था, दुनिया में नए कोल्ड वॉर को टालना बहुत जरूरी है। सभी देश एक दूसरे के साथ चल रहे तनाव को समझदारी से सुलझाने की जरूरत है। गुटबाजी और एक का साथ देने की भावना को पीछे छोड़ना होगा, तभी नए शीत युद्ध को रोका जा सकेगा। चीन के इस बयान से तो यही लगता है कि उसके मुंह में राम और बगल में छुरी है। तो आप अपनी राय कमेंट कर बताएं कि क्या चीन को पटकनी देने के लिए आसियान देश भारत का साथ देंगे, और इसी तरह की देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ।